जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी NCERT 6th क्लास की ज्योग्राफी की जो हम पढ़ रहे हैं, इसका आज हम एंड करने वाले हैं क्योंकि आज चैप्टर नंबर 8 है, जो कि इस क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो यहाँ पर बताया है कि आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए भी सुनते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। भाई, जो मौसम होता है, वेदर होता है, आप देखते हैं कि वो पल पल में बदलता रहता है। आज मान लिया ज़्यादा गर्मी है, कल हो सकता है उससे कम गर्मी हो, या हो सकता है कल उससे ज़्यादा गर्मी हो सकता है बारिश हो या घटा ही हो। तो मौसम वही है जो डे बाय डे और पल पल बदलता रहता है। तो मौसम के बारे में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज कैसा है और कल कैसा होगा। तो ये आपको समझ में आया। तो दिन प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, हमारा मौसम कहलाता है, जो वायुमंडल में डेली चेंजेस होते हैं। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जो मैंने भी बताया, देखिए मौसम कभी गर्म कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, कभी वर्षा होती है। और आपने ध्यान दिया होगा ऊपर कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। और इसके विपरीत ही जब ठंड आ जाती है तो हमें बिना वस्त्रों के बिना हमें ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं, तो इसमें क्या होता है, ठंड में भाई ठंडी ठंडी हवा चलती हैं और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और इन दिनों में आप गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं। तो अभी जब अभी जब सर्दियां थी तो आप लोगों ने ये चीज़ें फील की होंगी, और अब गर्मी आ गई है तब आपको ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए, आपको आइसक्रीम चाहिए होगी, आपको ठंडा पानी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये तो आप डेली देखते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे सामान्यतः भारत में जो प्रमुख मौसम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा दिसंबर से फरवरी तक, ये आता है ठंडा मौसम, सर्दियों वाला। फिर जो मार्च से मई के बीच आता है, अब जो चल रहा है प्रेजेंट में मार्च से मई तक का मौसम, ये होता है गर्मी वाला। और अब फिर जब जून से सितंबर तक जो मौसम आएगा, ये दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है और ये वर्षा वाला मौसम होता है। जून से सितंबर तक हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश होती है। फिर अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है और ये भी शरद ऋतु का समय होता है। इस टाइम में मौसम अच्छा रहता है काफ़ी। अब बात करेंगे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु क्या है। शीत ऋतु, शीत मतलब ठंडा। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। तो जब ठंडा मौसम होता है तो इसमें सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या रहता है, कम। और कम तापमान होगा तो ठंड होगी, सिंपल सी बात है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर जो है वो सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। और इन दिनों में क्या होता है कि दिन के समय में गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं। और ये तो आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपने ये खूब बखूबी ये झेली भी होंगी कि जब ये गर्म गर्म हवाएं चलती हैं तो मुंह पे कैसी लगती हैं, आगे गर्म गर्म लू, इनको लू कहा जाता है। यहाँ पर एक गेम के द्वारा बताया गया है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर वर्षा के मौसम की। तो यह है मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो एक तो मानसून आएगा, इसी के साथ साथ जो मौसम है वो भी आगे की ओर बढ़ेगा। इस समय पवन जो है ये बंगाल की खाड़ी, देखिए जब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की तो इधर होती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी होती है यहाँ पर। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर होता है हमारा अरब सागर। तो यहाँ पर जो ये जाती है बंगाल की खाड़ी से जाती हैं ऊपर की ओर, तो यानी कि स्थल की ओर, तो जल से स्थल की ओर चलती है पवनें। तो इस समय पवन जो है ये बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से, इधर अरब सागर हुआ, इधर से स्थल की ओर बहती हैं और वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। और जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तो क्या होती है, उससे वर्षा होती है। तो फिर जब ये आगे बढ़ेंगी और पहाड़ों से टकराएंगी तो फिर क्या शुरू हो जाती है, वर्षा शुरू हो जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे मानसून के लौटने का समय या फिर शरद ऋतु का। तो इस समय जो पवन है, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। अब ये पवन जो है स्थल भागों से लौटेंगी और किधर की साइड जाएंगी, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है।
और भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि लौटता हुआ जो मानसून है वो कौन से राज्यों में वर्षा कराता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है, और मेनली तमिलनाडु में। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, ये जलवायु किसको कहते हैं, जलवायु को कहते हैं। तो जब किसी स्थान पर अनेक वर्षों में यानी कि कई वर्षों में जो मापी गई औसत मौसम की औसत दशा जो होती है उसी को हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर हम मानसूनी जलवायु में कंसीडर करते हैं। मानसून जो शब्द है, ये मानसून शब्द ये अरबी भाषा के मौसिन से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मौसम का अर्थ क्या है, मौसम होता है, ये अरबी भाषा का एक शब्द है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो भारत में क्या है, भारत की जो स्थिति है वो आप देखेंगे कटिबंध के आधार पर कि उष्णकटिबंध में पड़ता है। जब हमने कटिबंध पढ़े तो उसमें दिखाया भी था आपको। तो यहाँ भारत में जो कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, यानी कि जितनी अच्छी हमारे यहाँ पर वर्षा होगी उतनी अच्छी हमारे यहाँ पर कृषि भी होगी। देखिए, अब यहाँ से आपसे पूछा है कि अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। सही उत्तर पर टिक लगाओ। तो फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी, बिल्कुल प्रभावित होगी। भाई जब नहीं होगी मतलब वर्षा नहीं होगी तो फसल तो प्रभावित होगी, वो ठीक से हो ही नहीं पाएगी, हमारा तो बहुत ज़रूरत है। कुएं के पानी का उस स्तर जो होगा, क्या वर्षा नहीं होने से वो नीचे चला जाएगा या ऊपर, तो नीचे चला जाएगा, सिंपल। और गर्मी का जो मौसम है वो लंबा होगा या छोटा होगा, तो गर्मी का मौसम लंबा होगा। जब बारिश नहीं होगी तो हम गर्मी ज़्यादा फील करेंगे, इसलिए गर्मी का मौसम क्या होगा, लंबा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी कि उसकी समुद्र तल से उस स्थान की जलवायु की स्थिति क्या है, या फिर वो कितनी ऊंचाई पे है या समुद्र से कितनी दूरी पर है, इन सब पर निर्भर करती है जलवायु किसी भी स्थान की। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर ये बहुत गर्म स्थान है, जबकि अगर लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो ये सब इन स्थितियों के कारण ऐसी कंडीशन बनती है कि यहाँ पर बहुत ठंड और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई हुआ, कोलकाता, इनकी जलवायु जो है वो मध्यम है, क्योंकि ये तट के इलाके हैं। वे ना तो अधिक गर्म होते हैं और ना ही अधिक ठंडे होते हैं, और समुद्र तट पर होने के कारण ये बहुत ही अधिक आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में स्थित जो मौसिनराम है यहाँ पे होती है। तो मौसिनराम कहाँ है, मेघालय में, और ये भारत में पड़ता है, क्योंकि मेघालय भारत का एक राज्य है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती नहीं है। तो एक स्थान तो हमारे यहाँ ऐसा है जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जैसलमेर, यहाँ पर मेघालय के मौसिनराम में। और एक हमारे यहाँ पर राजस्थान का जैसलमेर ऐसा है कि वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ वर्षा होती ही नहीं है। तो ये दो स्थितियाँ अभी बन जाती हैं। अब बात करेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति की। चलिए, तो प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। भाई जो हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस हो गए, फूलों वाले पौधे, ये छोटे छोटे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, और उनमें से कुछ की शाखाएं बहुत सारी और पत्तियां होती हैं, मतलब उनकी शाखाएं भी बहुत सारी होंगी, पत्तियां बहुत सारी होती हैं। जैसे कि आप नीम देखेंगे, आम का पेड़ देखेंगे, तो ये कुछ ऐसे ही वृक्ष हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं जैसे कि नारियल का पेड़ अगर आप देखेंगे तो इनमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। यानी कि जो वनस्पति बिना मनुष्य की सहायता के उपजती हैं अपने आप ही, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जहाँ की जैसी जलवायु उसी तरह की वहाँ पर खेती भी की जाती है, उसी तरह की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये भूमि की परत हो गई है एक। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ये छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं,
तो झाड़ी वाली जो परत दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, जो दिखाई गई है, ये क्या है, झाड़ी वाली परत दिखाई गई है। फिर उसके बाद थोड़ा और ऊपर पढ़ेंगे तो तरुण वृक्ष है। इसके और ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पर वितान दिखाया गया है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे तो उद्गामी परत है। और फिर ये सबसे सर्वाधिक जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर तक यहाँ दिखाई गई है वनस्पति की लेकर। और यहाँ पर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छी होती है इसलिए यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो फसल है, जो वन है, वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। देखें कितने घने जंगल हैं यहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे कितनी अच्छी वनस्पति है। अच्छा, अब बात करते हैं आखिरकार हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, वनों की आवश्यकता हमें क्यों है, इस पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जो मनुष्य यानी कि हम लोग छोड़ते हैं। और पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं ये मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकती हैं। तो जब पेड़ पौधों की जड़ों से मिट्टी बंधी रहती है तो मिट्टी का रिसाव भी नहीं होगा और मिट्टी के अपरदन को वो रोकेंगी। कौन? पेड़ पौधे। तो एक तो इससे होता है। इसी के साथ साथ वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद ये सब प्राप्त होते हैं। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास होते हैं। तो जो वन में रहने वाले जीव हैं, शेर, घोड़ा, बैल, हाथी, जो भी जितने भी जीव पाए जाते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है, हिरन, भालू, लोमड़ी, ये सब, तो ये इन सब के जो प्राकृतिक निवास है वो क्या है? वन ही तो हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए और लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे कि वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो ये हमें करना चाहिए क्या भाई, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए और हमें खुद भी जागरूक रहना चाहिए। हमें पौधों को पानी देना चाहिए, उन्हें कटने से रोकना चाहिए और जितने से जितना ज़्यादा हो सके हमें नए नए और अच्छे अच्छे पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे जो पर्यावरण है वो स्वच्छ रहे, साफ़ रहे और एक फ्रेश एयर हमें मिल सके। क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के इंसान जीवित ही नहीं रह सकता है। तो इसलिए जब हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी तो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलेगी। इसलिए हमें यहाँ पर पेड़ों को सुरक्षित रखना होगा। ये है एक कविता बताई गई है लीला के बारे में। तो लीला के माता पिता उसके जन्मदिन पर उसके जन्म पर एक नीम के पौधे को रोपा। मतलब जब लीला का जन्म हुआ था तो उसके मम्मी पापा ने एक नीम का पौधा लगाया और उसके प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधे को रोपा था। उनको हमेशा पानी से सींचा जाता था और अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से भी उनको बचाया जाता था। बच्चे ये भी ध्यान रखते थे कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। और जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उसके घर के चारों ओर खड़े थे और चिड़ियाओं ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी और बच्चों ने उनके फूलों का आनंद लिया था और उनकी शाखाओं पर झूले और उनकी छाया में खेले। तो देखिए, अब उन्होंने हर एक उसके जन्म पर ही एक वृक्ष लगाया, फिर उन्होंने उसके हर जन्मदिन पर एक एक वृक्ष लगाया, तो इतने सारे वृक्ष हो गए। तो वहाँ पर कितना अच्छा लगा होगा, कितना अच्छा माहौल बना होगा। तितलियाँ भी वहीं पर हैं भाई, घोंसले भी वहीं बन रहे हैं और बहुत रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। हो सकता है 2-4 उन्होंने फलों के भी पौधे लगाए हों। तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम उन्होंने वहाँ पे की होंगी और उनको किस तरह से सींचा होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। देखिए, दवाइयाँ ये पेड़ पौधों से बनती हैं, ठीक है। आश्रय, यहाँ लकड़ी अगर बनाएंगे, लकड़ी का घर बनता है, रहने के लिए घर मिलता है, चारा मिलता है भैंसों को खाने के लिए, ईंधन मिलता है जलाने के लिए पेड़ों से, खेल का सामान भी लकड़ी से बनता है, फर्नीचर भी लकड़ी से बनता है, ऑक्सीजन भी पेड़ों से मिलती है हमें, शहद वो हमें पेड़ों से मिलेगा क्योंकि जब जो मधुमक्खियाँ हैं वो फलों का रस लेंगी और वो फिर उससे शहद बनेगा तो वो भी हमें पेड़ों से मिलेगा। फल हमें पेड़ से मिलेंगे, गोंद और लाख भी यहीं से मिलेगी। वन और वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास भी यही है। इसी के साथ इमारती लकड़ी भी हमें यहीं से मिलेगी, रबड़ भी हमें यहीं से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं कहाँ से? केवल और केवल पेड़ पौधों से। और ये मिट्टी को बांध के रखने का काम भी कौन करता है? तो पेड़ पौधे ही काम करते हैं जो मिट्टी को एक जगह बांध के रखते हैं। तो देखा आपने कितने सारे यूज़ हैं हमारे पेड़ों के, तो इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। चलिए अब बात करेंगे वन्य प्राणी की। तो वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों,
स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, ये आपको समझ में आया। अभी इनके बारे में आगे और डिटेल में आएगा। चलिए अभी यहाँ बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय पशु की। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले जो गैंडे हैं वो असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी और एक सींग वाले गैंडे। हाथी जो है वो केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट ये भारत के रेगिस्तान में तथा जंगली गधा ये कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि ये सब हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जंगली बकरी हुई, हिम तेंदुआ, भालू ये सब कहाँ मिलेंगे, हिमालय वाले क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल ये सब हमारे देश में ही पाए जाते हैं। तो देखा आपने कितने सारे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पशुओं की हमारे यहाँ पर पाई जाती है। इसी के साथ भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। भारत में पक्षी जो हैं वो तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बत्तख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पक्षी भी हमारे यहाँ पर है। तो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी हैं जो पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं और उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। तो उद्यान इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पक्षियों को शिकारियों से बचाया जा सके। क्या आपने अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले जो 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? चलिए आप कमेंट में बताइएगा आपके यहाँ पर पाए जाने वाले 5 पक्षी कौन कौन से हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें जो करेत और कोबरा हैं ये प्रमुख हैं। तो सैकड़ों प्रजातियाँ हमारे यहाँ पर सांप की पाई जाती है, जिनमें से मेन हम देख रहे हैं कोबरा और करेत को। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं वो तेज़ी से घट रही हैं। भाई जब वन घटेंगे तो वो रहेंगे कहाँ पर, जानवर तो धीरे धीरे मर लेंगे। तो उससे क्या होता है, और इनका शिकार भी किया जा रहा है, तो इस कारण से इनकी जो प्रजातियाँ वो तेज़ी से घटती जा रही हैं। बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त भी हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो आप जब देखेंगे अपने अपने राज्य में आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप उनको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये दिखाए गए हैं वन्य जीव किस किस तरह से यहाँ पर ये अब रह रहे हैं और इनकी स्थिति क्या है इसके बारे में। अब देखें यहाँ पर आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि उनकी हड्डी, उनके सींग, उनके पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो जो भी जानवरों से बनने वाले जो सामान हैं, इनके सींग से, इनकी हड्डी से, पंख से जो बनते हैं, आप उनको खरीद के आप इनके योगदान कर सकते हैं, इनको बचाने में अपना सहयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं टाइगर क्राइसिस कैसे आया है, हमारे इतने बाघ क्यों मर रहे हैं, इस तरह से। अब बात करते हैं प्रवासी पक्षी की। तो प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? तो कुछ पक्षी यहाँ पे दिखाया जैसे कि पिनटेल, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं इसको ताकि आप लोगों को ये अच्छे से चमके। ये देखिए यहाँ पर कुछ पक्षी जैसे कि पिनटेल, बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष ये सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर आते हैं। ये दूसरे देश से आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम, मात्र 15 ग्राम इसका वजन होता है लिटिल स्टंट का। आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भारत आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया, यानी कि कितनी दूरी से ये भारत में आती हैं। तो जब बहुत दूर से, या फिर हम कह सकते हैं जो दूसरे देश से हमारे यहाँ पर जो पक्षी आते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए, तो ये क्वेश्चन ये देखिए जो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको सही गलत ये वाले आप बताइएगा इनके आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत ही इजी है, ये हमने अभी पढ़े हैं, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हम जल्दी ही फिर अपनी कल से 7th क्लास की जो NCERT है ज्योग्राफी की वो स्टार्ट कर देंगे।
और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिएगा ताकि उनको चीज़ों को समझने में आसानी हो। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।